हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट द रेट वन सीट यूपीएससी। आपका राहुल। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यूपीएससी मेंस की तैयारी। ओके, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ELI स्कीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जानिए कि आपको आंसर लिखने हैं विद इन 250 वर्ड्स। सो 7, 8 और मैक्सिमम 10 मिनट्स वुड बी गुड इनफ, राइट। तो जरूरी नहीं है एक टॉपिक पे आप एक घंटे का लेक्चर सुनो, राइट। 250 वर्ड्स ये ध्यान में रखिए। और आपके पॉइंट्स ऐसे नहीं कि मतलब बच्चों वाले, राइट। ये क्रिटिकली एनालिसिस करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। तो और ये किसी में भी है ना, कुड बी आस्क्ड इन ऑल GS 1, 2, इवन एथिक्स, राइट। और ऐसे और इंटरव्यू के लिए तो आपसे ये क्रिटिकली एनालिसिस तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। और इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। आपका जो PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, नाम से ही लगता है ना, जितना आप प्रोड्यूस करोगे उतनी गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं वो है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम, ठीक है। तो आपसे जितने इसको जैसे यूपीएससी क्वेश्चन जो फ्रेम करती है वो जैसे आपसे पूछेगी जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है, या यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर आप जैसे इनफॉर्मल सेक्टर का डोमिनेंस है, राइट। तो इसको ऐसे आपसे पूछ सकते हैं कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर मार्केट, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो 2025 में आई है। ये क्या है? एक प्रोएक्टिव स्टेप है टुवर्ड्स एड्रेसिंग वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट परसिस्टेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस। कौन सा है? वही जॉबलेस ग्रोथ। जीडीपी बढ़ रही है लेकिन ग्रोथ जो है वो नहीं है, क्योंकि डिस्पाइट इंडिया मेंटेनिंग वन ऑफ द हाईएस्ट जीडीपी हमारी कितनी ज्यादा है ना, अमंग मेजर इकोनॉमी, द ग्रोथ हैज नॉट बीन इंक्लूसिव इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। तो द ELI स्कीम यही एम करता है टू इंसेंटिवाइज फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, इसको क्रिएट करना है ना। फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी मतलब वही फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना थ्रू DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो बोथ एम्प्लॉयर का भी फायदा हो, एम्प्लॉय का भी फायदा हो, ठीक है। अब इसमें आप कुछ डेटा को कोट कर सकते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड। तो जनरली आप सुनते होंगे ना न्यूज में CMI, ये क्या है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इन्होंने बताया कि इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो एक महीने में ही 5.1% से 5.6%, मतलब 2000 अप्रैल 2025 में 5.1 थी और मतलब ये बढ़ती ही जा रही है। फिर नेक्स्ट आप कोट कर सकते हो PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये भी कॉर्पोरेट करती है ना ये फिगर्स को, कि ये जो मतलब अपना 15 से लेकर 29 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसमें मतलब अलार्मिंग है ये यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, राइट। फिर आप जेंडर को भी इंक्लूड कीजिएगा, जैसे इसमें होता है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है, FLFPR। ये भी सिग्निफिकेंटली, जैसे ग्लोबली 50% है तो हमारा लेस देन 40% ऐसे करके, राइट। और ये कौन निकालता है? फीमेल वाला वर्ल्ड बैंक, ओके। फिर सबसे बड़ा बात तो हम सब जानते हैं ना, इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस है, राइट। मोर देन 80% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स कहाँ पे एम्प्लॉय है? वही ठेले वाले, रेरी वाले, है ना, मतलब इनफॉर्मल, ठीक है। उसमें कोई PF वो सब ऐसा कोई चक्कर ना हो, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इनफॉर्मल का मतलब क्या हुआ? लेस सोशल सिक्योरिटी। अभी जितने भी गिग इकोनॉमी में आप देख रहे हो ना कि ये जितने भी आपको डोर डिलीवरी सिस्टम और वो सब, तो इनफॉर्मल है तो क्या है? सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जॉब की स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, अपवर्ड मोबिलिटी नहीं है। आप एग्जीक्यूटिव में मैनेजर बनोगे ये सपना देखना छोड़ ही दो, है ना। एक किसी पोजीशन पे आप गए हो तो जिंदगी भर वैसे, राइट। अब ELI स्कीम के बारे में आप जानो, इसका टारगेट पीरियड 2 साल का है, राइट, 2025 से 2027। बजट एलोकेट कितना किया? 1 लाख करोड़, ठीक है। अब एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है? 1500 का एज अ वेज सपोर्ट उनको 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे, है ना, एक 6 महीने कंप्लीट होने पे, एक 12 महीने कंप्लीट होने पे। इसका सबसे अच्छा और फायदे वाली चीज है ये फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग होगी, राइट। और ये मैंडेट ऑप्शनल नहीं है, हर एक को ये मैंडेटरी है, ठीक है, तभी उनको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगा, राइट। और फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी जरूरी है? आप देखते हैं अकाउंट खाली हो, इतने सारे स्कैम्स, और आजकल तो आप यूट्यूब में कुछ भी देखो, है ना मतलब कि आप गाना भी सुन रहे हो तो एक गाने के बाद कोई इधर म्यूचुअल फंड या गेमिंग या रमी या ऐसे करके आपको एंटाइज करते हैं, राइट। या आप इसमें पैसे लगाओ, 100 रुपये लगाओ 10 करोड़ पाओ, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है, राइट। तो ये क्या? फाइनेंशियल फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड, है ना, वो सबको लोग को बताना, राइट। अब एम्प्लॉयर का क्या बेनिफिट है? उनको वही एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जो होता है उसका 10% है ना, 10% ऑफ एम्प्लॉयज मंथली EPF जो वेज है वो मैक्सिमम जैसे 3000 रुपये है, वुड बी पेड बाय गवर्नमेंट एज ए सब्सिडी, ठीक है। अब इसका इंटेंडेड जो हमने सोचा है कि इंटेंडेड बेनिफिट, तो पहला बात तो ये देख लिया कि फॉर्मलाइजेशन होगा। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना वो बहुत डाउन जा रहा है, और क्या होता है ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स होती हैं, राइट। लेकिन इसमें लेबर इंटेंसिव भी हो जाता है, बहुत सारे लेबर, और जितने भी जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लो वो सब, उसका जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है। इसका मतलब समझे कि आप आज पैसा लगाओ तो आपको 10-15 साल के बाद उसका रिटर्न्स मिलेगा, राइट। तो ये जो ELI स्कीम है ये स्पेशली फोकस करती है लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में। तो इस तरह से वर्कफोर्स ज़्यादा एम्प्लॉयड उसमें है तो इसमें उसको बेनिफिट मिलेगा। फिर ये प्रमोट करता है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ब्रिंगिंग मोस्ट वर्कर अंडर द फॉर्मल इकोनॉमी, एंश्योर्स EPF एंड सोशल सिक्योरिटी इंक्लूजन, ओके। फिर ये सपोर्ट करता है फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स का, रिड्यूस बैरियर फॉर यूथ एंटरिंग द लेबर मार्केट फॉर फर्स्ट टाइम। फिर फीमेल वाला पोर्शन जो है, बूस्ट फीमेल एम्प्लॉयमेंट बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ऑन बोर्डिंग न्यू वर्कर, स्पेशली वुमेन। देखते हैं ना कि पे गैप कितना ज़्यादा होता है कि एक ही तरह के जॉब के लिए वुमेन को अलग, है ना, अलग तरह से पे करेंगे, और बहुत सारे चाइल्ड लेबर, वुमेन लेबर, है ना। तो द स्कीम कुड नज, इकोनॉमिक नज बोलते हैं ना उसको, थोड़ा सा धक्का देना, ग्रेटर फीमेल वर्कफोर्स इंक्लूजन।
अब आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे ना उसमें क्रिटिकली एनालाइज करने बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटी स्ट्रेंथ के साथ क्रिटिसाइज भी करना है, राइट। तो पहले अच्छी बातें देखते हैं ना। तो इसका पहला बात तो इंसेंटिवाइज करता है एम्प्लॉयर्स को। फिर दूसरा मेन फोकस आप जरूर लिखना है, ये फाइनेंशियल लिटरेसी मैंडेट है, इसमें ऑप्शनल नहीं है। फिर ये प्रमोट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रिस्पॉन्सिबल सेविंग बिहेवियर, राइट। जो हमारे बाप दादा करते थे कि गुल्ला कुल्लक और वो सब में पैसे छुपा के रखते थे ना, ठीक है, नोटबंदी में सब में। लेकिन अभी की जो जनरेशन है क्रेडिट कार्ड है ना, वो कितना डिफॉल्ट कर रहे हैं, है ना, औकात से ज़्यादा खर्च करना है, वो भी दिखावा के लिए। तो भाई रिस्पॉन्सिबल सेविंग बिहेवियर स्पेशली अमंग लो इनकम यूथ, इसलिए बोला कि ये आपको एथिक्स में भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। फिर इसका फायदा है सिनर्जी विद जो अपना इंडिया का चलता है ना, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, राइट। फिर अब चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज क्या क्या आ रहा है। पहला तो लिमिटेड इंसेंटिव है फॉर एम्प्लॉयर, ओके। ये जो 1500 का बेनिफिट फॉर हायरिंग एन एम्प्लॉय या फिर 15,000 का जो वेज सपोर्ट है, शायद वुड नॉट बी गुड इनफ, ओके, टू इन्फ्लुएंस हायरिंग डिसीजन स्पेशली इन कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स, ठीक है। तो क्यों, कैसे कि डिमांड सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए ना किसी जॉब के लिए, स्किल सबसे ज्यादा। तो आप पैसे से, सब्सिडी से कितना एंटाइज करोगे, राइट। फिर दूसरा है इसका नुकसान की एम्प्लॉयर वोंट हायर प्योरली बेस्ड ऑन सब्सिडीज, कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है इसलिए हम इतना मास हायरिंग करें, नहीं। जॉब क्रिएशन मस्ट बी डिमांड ड्रिवन, हाँ, वो मार्केट में इसकी डिमांड है, ओके। फिर सबसे बड़ा फैक्टर तो वही स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी गैप, ठीक है। जैसे अभी जो इंडिया स्किल रिपोर्ट आया था उसमें क्या बताया कि मोर देन 50% ऑफ ग्रेजुएट्स आर फाउंड अनएम्प्लॉयबल, है ना। क्योंकि देखते हैं ना कि कितना वो, फिर इसको आप रिलेट कर सकते हो एजुकेशन सिस्टम से, कि अगर 8th स्टैंडर्ड का बच्चा 5th स्टैंडर्ड का रीडिंग स्किल और ये जो मैथमेटिक्स स्किल है, ये दोनों, ओके। अब इसमें आप बताओ कि विदाउट पैरेलल इन्वेस्टमेंट इन क्वालिटी स्किलिंग न्यूली हायर्ड एम्प्लॉय मे लैक जॉब रेडी कैपेबिलिटीज रिड्यूसिंग स्कीम एफिशिएंसी। अब देखिए आपका ये, और सबसे बड़ा दिक्कत इसका शॉर्ट टर्म स्कीम ड्यूरेशन, ठीक है। ये जो 2 साल का विंडो है ना, 2 ईयर विंडो मे बी टू शॉर्ट टू क्रिएट सिस्टमेटिक चेंज इन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, ओके। क्योंकि इसमें बहुत सारा कंसिडरेशन है ना, इंडस्ट्री की डिमांड साइकिल कितनी है, इकोनॉमिक शॉक, अभी ट्रेड बैरियर, और देख रहे हैं ना इतना ज्यादा प्रोटेक्शनिज्म है। फिर अपना इलेक्शन का है ना, कि आप कुछ प्रमोट नहीं कर सकते हो, कोई नई स्कीम को अनाउंस नहीं कर सकते हो। अपना इंडिया तो कंटिन्यूअस इलेक्शन साइकिल में ही रहता है ना कहीं पे इलेक्शन होते रहते हैं, ठीक है। फिर सबसे बड़ा, क्योंकि ये डीबीटी है ना, तो मेजर जो सबसे लैक्यूना है वो क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। ये बहुत एफिशिएंटली मॉनिटर होना चाहिए, ठीक है, कि देख सके कि ओनली एलिजिबल एम्प्लॉय रिसीव बेनिफिट, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी जितने भी स्कीम है वो देखते हैं ना, घोस्ट बेनिफिशियरी, ओके, इन्फ्लेटेड वेज, कंपनी क्या करेगी, इन्फ्लेट कर देगी वेज को कि सीटीसी इतना है, इन हैंड आपका इतना आ रहा है, राइट। या फेक पेरोल, है ना, वो मतलब देखते हैं ना कि अभी इतने सारे न्यूज आते हैं कि एक मोबाइल नंबर पे 100 आदमी, 200 आदमी का मोतियाबिंद का इलाज हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट देती है तो पैसे लेने के लिए वो सारे, है ना, नेगेटिव जो बोलते हैं कि वो मतलब किस इंटेंशन से लाया जाता है और किस इंटेंशन से काम किया जाता है ना। अब इसमें आप कुछ अगर ऐसे में आए तो आप बता सकते हैं कि और सारी कंट्रीज क्या क्या करते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में इसमें एक पॉलिसी है उनकी, द वर्क अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट, WOTC बोलते हैं। ये क्या कहते हैं, टैक्स रिलीफ देते हैं उन कंपनी को जो हायर करती है ना फ्रॉम टारगेटेड ग्रुप, हिस्पैनिक्स होते हैं, ब्लैक्स होते हैं ना, इंक्लूडिंग यूथ और जो भी वेटरन्स, है ना, जो मान लो कि लड़ाई वड़ाई में जिनके हाथ पैर वो सब, तो वेटरन्स, ओके। जर्मनी में चलती है सब्सिडीज फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, है ना। ये भी लिंक है विद डायरेक्ट जॉब प्लेसमेंट। क्या करते हैं कि वोल्क्सवैगन हुआ है या फिर आपका BMW हुआ है, ये सब कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है वो इंश्योर करते हैं कि स्कूल में ही उनको स्किल जॉब, है ना, स्किल जो जॉब के साथ मैच करे, वो स्कूलिंग से ही ध्यान देते हैं। अपने बांग्लादेश में भी द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम फॉर द पुअरेस्ट, EGPP ऐसे करके बांग्लादेश ने भी चलाया है। वो भी टारगेट करती है ना, वो जो वल्नरेबल ग्रुप्स होती है उनको फिर वही वेज सब्सिडी कंबाइन करके वो कम्युनिटी सेल्फ हेल्प ग्रुप और वो सब जो करते हैं। तो ये जो अपना ELI स्कीम है शुड इवॉल्व बाय लर्निंग फ्रॉम सच मॉडल्स, जर्मनी का और ये सब। इसमें से क्या उनकी एक्सपीरियंस, कहाँ पे ड्रॉबैक्स थी, कहाँ पे पिटफॉल्स थी, वो सबको देख करके अपना स्कीम बनाना चाहिए उनके एक्सपीरियंस से, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना चाहिए कि ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, तभी तो हम गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, है ना। और ये जेंडर की जो बात करते हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन अप्रोच इस स्कीम के थ्रू हम ला सकते हैं। अब इसको कंक्लूड कीजिएगा, और कंक्लूड हमेशा पॉजिटिव नोट पे होता है। तो अ पॉलिसी लाइक ELI कैन कैटलाइज चेंज ओनली व्हेन एम्बेडेड इन ये जो अपना ब्रॉडर फ्रेमवर्क है ना, वुमेन को भी लाओ, वल्नरेबल ग्रुप को भी लाओ, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमिक स्ट्रेटेजीज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जितने भी पैरेलल स्कीम्स चल रही हैं उनको साथ में कोलैबोरेट करो। यूथ सेंट्रिक, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड हम बोलते हैं कि हमारे पास यंगेस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। तो बहुत सारे रिफॉर्म चाहिए, एजुकेशन में, स्किल में, इस सब में रिफॉर्म। और पॉजिटिव नोट पे आप बोलोगे, इफ इंप्लीमेंटेड विद इंटीग्रिटी एंड फोरसाइट इट कुड बी अ की लेवलर इन टर्निंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इनटू अ ट्रूली इंक्लूसिव वन, ओके। तो इस तरह से आप एंड करोगे। अगेन बहुत फोकस हो जाइए, दोज वुड बी गिविंग देयर मेंस एग्जामिनेशन, और ऐसे भी दोज हु आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर UPSC, एक दिन में कम से कम 10 से 20 टॉपिक वुड गो थ्रू योर माइंड, ओके। तो ये नहीं कि एक घंटा लगाओगे तो, है ना, 24 घंटे कम पड़ जाएंगे। तो 10 मिनट 15 मिनट का टॉपिक देखो, की पॉइंट्स निकालो और बस आंसर लिखने का, है ना, राइटिंग प्रैक्टिस। 250 वर्ड लेकिन ऐसे होने चाहिए जो वुड फेच यू मार्क्स, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।